ओके बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में, वृषण के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि एक नर में पाए जाने वाला जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, उसका कार्य जो होता है किस तरह से होता है। ठीक है। और ये भी जानेंगे कि वृषण के अंदर जो होती हैं क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं वृषण। वृषण इंग्लिश में प्यारे बच्चे इसको क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं वृषण। ये जो वृषण होता है, ये जो वृषण है, ये सिर्फ नर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिर्फ नर में, नर में पाया जाता है। ठीक है। ये मादा में नहीं पाया जाता है। ये जो वृषण होता है ये मादा में नहीं पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ जो होता है नर में पाया जाता है, ये मादा में नहीं पाया जाता है। और ये नर का जो है, जो वृषण जो होता है, ये नर का मुख्य लैंगिक अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य लैंगिक अंग कहलाता है। ठीक है। ये है हमारा वृषण। ये हमारा क्या है? वृषण। ये जो है वृषण संख्या में जो होते हैं ये 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। अच्छा, और जोड़ी में ये एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है। और ये जो वृषण होता है ये एक थैली नुमा संरचना में रहता है। क्या रहता है? एक थैली नुमा संरचना। ये थैली नुमा संरचना में ये वृषण जो होते हैं पाए जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या? वृषण कोश बोलते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वृषण कोश बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्रेटम। क्या कहते हैं? स्क्रेटम बोलते हैं। स्क्रेटम बोलते हैं। ये जो वृषण होता है ये मानव शरीर के जो होता है ये बाहर जो है स्थित होता है वृषण कोश में। ये जो वृषण है, ये जो दोनों टेस्टिस हैं, ये वृषण कोश में मानव शरीर के जो है बाहर स्थित होता है। ठीक है। क्योंकि जो वृषण होता है इसका तापमान जो होता है मानव शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है, क्या तापमान जो होता है कम रहता है। क्या होता है? कम रहता है। ठीक है। इसलिए जो होता है ये वृषण जो होता है ये मानव शरीर के बाहर जो होता है स्थित रहता है। ठीक है। अच्छा, ये शरीर के अंदर क्यों नहीं स्थित रहता है? मानव शरीर के अंदर क्यों नहीं स्थित रहता है? क्योंकि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है बाबू? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है मानव शरीर का। जो मानव होता है, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री रहता है सेल्सियस। ठीक है। अगर ये वृषण जो है, ये जो वृषण है, अगर ये मानव शरीर के अंदर रहेगा तो ये वृषण के अंदर बनता है शुक्राणु। क्या बनता है? शुक्राणु, नर शुक्राणु बनते हैं। अगर ये जो है वृषण कोश में नहीं रहेंगे, ये शरीर के बाहर नहीं रहेंगे, अगर शरीर के अंदर रहेंगे तो इनका तापमान जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रहेगा, जिसके कारण जो होता है ये शुक्राणु इनके अंदर जो होता है नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, ये जो वृषण है इसको शरीर से बाहर एक वृषण कोश में रख दिया। क्या कर दिया? वृषण कोश में रख दिया। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रेटम कहते हैं। तो वृषण कोश का तापमान जो होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है कम रहता है। अगर ये तापमान जो है शरीर के तापमान जितना हो जाएगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शुक्राणु जो है वो वृषण में बनते हैं और वृषण का तापमान जो होता है शरीर के तापमान से कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए, तभी जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण संभव है। ठीक है, नहीं तो संभव नहीं है।
इसीलिए ईश्वर ने इसको बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, ये जो वृषण है, ये जो दोनों टेस्टिस हैं, इनको शरीर से बाहर वृषण कोश में ला करके शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, देखिए प्यारे बच्चे, ये जो वृषण होता है, ये जन्म से पहले जो होता है, ये जो वृषण होता है, ये जन्म से पहले जो होता है, ये उदर गुहा में स्थित रहता है। कहाँ पर? उदर गुहा में स्थित रहता है। और जन्म के ठीक 7 माह बाद जो है, ये धीरे धीरे जो है उदर गुहा से धीरे धीरे जो है नीचे वृषण कोश में आ जाता है। और जिस व्यक्ति का उदर गुहा में ही वृषण रह जाता है, तो आप सोचिए, क्या किसी व्यक्ति का अगर वृषण कोश जो है उदर गुहा में ही रह गया तो शुक्राणुओं का निर्माण होगा? हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। नहीं सर, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर शुक्राणुओं का निर्माण होने के लिए आपने अभी अभी बताया कि शुक्राणुओं का निर्माण होने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है कम रहना चाहिए। तो सर अगर ये वृषण जो होता है शरीर के अंदर रहेगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता, संभव नहीं है ये। ठीक है, तो जब अगर कभी भी वृषण उदर गुहा में ही रह जाता है तो उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुप्त वृषण। क्या कहते हैं बाबू? गुप्त वृषण कहते हैं। गुप्त वृषण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिप्टोसिज्म। जब कभी भी वृषण अगर उदर गुहा में ही रह गया, जन्म के बाद जो है ये उदर गुहा से नीचे नहीं आया, अगर उदर गुहा में ही रह गया, तो ऐसे वृषण को प्यारे बच्चे गुप्त वृषण कहा जाता है। ये गुप्त वृषण जो है 2 प्राणियों में देखने को मिलते हैं। एक प्राणी है प्यारे बच्चे हाथी, एक क्या है? हाथी। और दूसरा जो है आपका वेल, है ना? दूसरा क्या है बाबू? वेल। इन 2 प्राणियों में देखा गया है कि जो वृषण होता है ये उदर गुहा में ही स्थित रहता है। ठीक है, अच्छा, ये जो वृषण जो है, ये जो वृषण है, ये इसके बाहर जो होता है 3 आवरण पाया जाता है। देखिए बाबू, ये जो वृषण है, ये जो वृषण है, इसके बाहर जो है 3 आवरण पाया जाता है। हम उन 3 आवरण के बारे में समझते हैं। वो कौन कौन 3 आवरण जो होते हैं एक वृषण के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चे जो पाया जाता है, जो सबसे पहला वाला जो आवरण होता है बाह्य आवरण, ठीक है, सबसे अंदर वाला, जो सबसे भीतरी वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका, ठीक है। वैस्क्यूलोसा, क्या बोलते हैं? वैस्क्यूलोसा बोलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, ट्यूनिका, वैस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो है आपका वो है ट्यूनिका, ट्यूनिका क्या? वैजिनेलिस, ट्यूनिका वैजिनेलिस। ट्यूनिका वैजिनेलिस। तो ये जो हमारा जो ये वृषण है,
ये 3 आवरण से घिरा हुआ रहता है। जो सबसे भीतरी आवरण होता है उसको ट्यूनिका क्या बोलते हैं, वैस्क्यूलोसा बोलते हैं। और जो दूसरा होता है, जो मध्य वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ठीक है। और जो तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। ये सबसे जो होता है बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण जो होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है। ये तीनों के तीनों जो हैं आवरण जो होते हैं, ये तीनों के तीनों आवरण जो होते हैं प्यारे बच्चे, ये संयोजी उत्तक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, संयोजी उत्तक से बने होते हैं। संयोजी उत्तक से बने होते हैं, उत्तक से बने होते हैं। ठीक है। ये तीनों के तीनों आवरण जो होते हैं। ओके। अच्छा, देखिए ये जो वृषण जो होता है, ये जितने प्राणी होते हैं, जितने जानवर होते हैं, जो नर होते हैं, उनमें जो होती है इनकी संख्या जो होती है 2 ही होती है। कितनी होती है, 2 ही होती है। हर एक जानवर में जो नर होते हैं उनमें ही सिर्फ वृषण पाए जाते हैं, हमने अभी अभी बताया। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब हम जानेंगे प्यारे बच्चे, इस वृषण के अंदर जो होती हैं क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो हम इस वृषण को हम लोग क्या करेंगे, काट करके देखेंगे कि वृषण के अंदर जो है क्या चीजें पाई जाती हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके। अच्छा, जब इसको काटा जाता है प्यारे बच्चे तो कुछ इस प्रकार की कुछ इस प्रकार की जो है प्यारे बच्चे संरचना दिखाई देती है। ठीक है। ऐसी संरचना दिखाई देती है, कुछ ऐसी। अच्छा, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है कुछ जो है ऐसे ऐसे चीजें पाई जाती हैं, ऐसी चीजें पाई जाती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट बोलते हैं। कुछ इस प्रकार की चीज पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। वृषण के अंदर काटने पर कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इन संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कंपार्टमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। या इसी को हम लोग पाली लोब्यूल्स बोलते हैं, पाली लोब्यूल्स बोलते हैं। या इसी को या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हिंदी में प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं हम लोग वृषणीय पिंडक। क्या बोलते हैं, वृषणीय पिंडक बोलते हैं। पिंडक क्या पाए जाते हैं, वृषणीय पिंडक। कहां पर, जो ये वृषण, जो वृषण होता है इसको काटने पर कुछ इस प्रकार की जो है संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को हम लोग कंपार्टमेंट पाली या इसी को हम लोग वृषणीय पिंडक कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है प्यारे बच्चे 250 होती है। कितनी होती है, 250। अभी तो मैंने कुछ बनाया ना, ऐसे ही इनकी संख्या जो होती है 250 तक होती है। कितनी होती है, 250 तक होती है इनकी संख्या। समझ आ रहा है। ओके। देखिए ये जो भीषणीय जो पिंडक होते हैं, इनके अंदर प्यारे बच्चे, इनके अंदर जो है नलिकाएं पाई जाती हैं। इनके अंदर क्या पाई जाती है, कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं। उन नलिकाओं को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, शुक्रजनक नलिका। क्या बोलते हैं, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ये क्या हम बनाए हैं, तो ये शुक्रजनक नलिका बनाए हैं। इसको क्या कहते हैं, शुक्रजनक
नलिका, नलिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस फेरस टिब्यूल्स बोलते हैं, टिब्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाए जाते हैं। ऐसे इनकी जो संख्या होती है प्यारे बच्चे, ये लगभग जो होती है 2 से 3 होती है। एक जो होता है पाली में, एक वृषणी पिंडक में क्या होते हैं? 2 से 3 जो होते हैं शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बाबू? शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। फिर से समझिए, देखिए ये हमारा वृषण था, ये क्या था? वृषण। जब हमने काटा तो कुछ इस प्रकार की उसकी संरचना दिखाई दी, उसके अंदर हमने देखा कुछ ऐसे जो है हमें पालियां दिखाई देने को मिली। ठीक है, अच्छा, उन पाली को ही हमने क्या नाम दिया? वृषणीय पिंडक। इनकी जो संख्या थी कितनी थी? 250। ठीक है, अच्छा, और इस वृषणीय जो पिंडक होते हैं इसके अंदर जो है हमने देखा कि शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। ये एक वृषणीय पिंडक के अंदर 2 से 3 जो होती हैं शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बाबू? शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं। और इन शुक्रजनक नलिका के बीच में ये जो खाली जगह होता है, ये जो शुक्रजनक नलिका है इनके बीच में ये जो खाली जगह है, इधर ये जो खाली जगह बचा हुआ है, इसके बीच में जो होता है, ये खाली जगह के बीच में जो होती है कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं अंतरालीय कोशिका। क्या कहते हैं बाबू? अंतरालीय कोशिका। ये जो खाली जगह, ये जो कोशिका दिखाई दे रही है, इस कोशिका को क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका। क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका कहते हैं, अंतराली कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल बोलते हैं, या इसी अंतराली कोशिका को ही हम लोग लीडिंग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका कहते हैं। समझ आया आपको? लीडिंग, लीडिंग सेल। ठीक है, लीडिंग कोशिका कहते हैं। ओके, इस लीडिंग कोशिका के अंदर प्यारे बच्चे, ये जो लीडिंग कोशिका है ना, ये लीडिंग कोशिका जो होती है हार्मोन्स का स्रावण करती है। ये जो लीडिंग कोशिका है, ये जो अंतराली कोशिका है, ये लीडिंग कोशिका, अंतराली कोशिका जो होती हैं, ये क्या करती हैं? हार्मोन्स स्रावण करती है। क्या करती हैं? हार्मोन्स स्रावण करती हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स स्रावण करती हैं, हार्मोन्स स्रावण करती हैं। तो हार्मोन्स का स्रावण करती है ये, 2 हार्मोन्स का। एक जो है टेस्टोस्टेरॉन, और दूसरा इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और दूसरा जो होता है एंड्रोस्टेरॉन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंड्रोस्टेरॉन। ये जो अंतराली कोशिका होती है, ये जो लीडिंग कोशिका होती है प्यारे बच्चे, ये 2 हार्मोन्स का स्रावण करती है। एक जो है टेस्टोस्टेरॉन और एक जो होता है एंड्रोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन और जो ये एंड्रोस्टेरॉन है, ये 14 से 16 वर्ष के बीच में जो है ये निकलना शुरू होते हैं। कब? 14 से 16 वर्ष के बीच में जो है ये निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब ये निकलते हैं तो नर में जो है इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे दाढ़ी मूछें जो होती हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उनके जो कंठ स्वर होते हैं, जो आवाज जो होती है वो भारी होने लगती है, और
उनमें क्या देखने को मिलता है कि उनकी जो शरीर जो होती है वह सख्त दृढ़ होने लगती हैं, जो उनकी अस्थियां होती हैं वो कठोर होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं बाबू? कठोर होने लगती हैं। और उनमें जो है शुक्राणुओं का बनना जो होता है स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शुक्राणुओं का बनना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? यौना आरंभ की हम लोग कहते हैं कि इनमें जो है यौना आरंभ जो है शुरू हो गया है। मतलब अब ये क्या हो गए? जवान हो गए, जवान हो रहे हैं। ठीक है, गांव में लोग कहते हैं ना देहात में कि ये अब ये जवान हो गया है। ठीक है, इसके दाढ़ी मूछ निकल आए हैं। ठीक, तो ये बहुत बेसिक पहचान है। मतलब ये द्वितीयक लक्षण है, मानव का द्वितीयक लक्षण ये है। ठीक है, दाढ़ी मूछ निकल आना जो होता है ये मानव का क्या कहलाता है? द्वितीयक लक्षण। जो नर होता है उसका द्वितीयक लक्षण कहलाता है। जब ये टेस्टोस्टेरॉन निकलते हैं, जब ये एंडोस्टेरॉन, जब ये हार्मोन्स जब निकलते हैं तो एक जो मेल होता है एक फीमेल के तरफ जो होता है बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्टिव होता है। देखिए प्यारे बच्चे, अब हम ये जानेंगे कि ये जो वृषणीय पिंडक होते हैं, इस वृषणीय पिंडक के अंदर जो है ये शुक्रजनक जो नलिका होती हैं, इस शुक्रजनक नलिका में क्या चीजें पाई जाती हैं? क्या हम जानेंगे कि ये जो शुक्रजनक नलिका जो होती है इसके अंदर जो होती है क्या चीजें पाई जाती हैं। देखिए, शुक्रजनक नलिका जो होती है उनकी संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे, जब इसको ऐसे काटेंगे तो कुछ गोल सी संरचना दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए ये हमारी अंगुली है, हाँ? और जब हम इस अंगुली को इस तरह से काटेंगे और इस तरह करके आपको दिखाएंगे तो कैसे दिखाई देगा? गोल सी संरचना आपको दिखाई देगी। तो इसको जब काटा गया तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई दी, ऐसे गोल सी संरचना दिखाई दी। और देखा गया कि इस गोल सी संरचना के अंदर, मतलब ये शुक्रजनक नलिका के अंदर जो है दो प्रकार की जो है कोशिका दिखाई दी। ये जो क्रॉस से मैं दिखा रहा हूं ये कोशिका है, और ये जो मैं ये गोले से दिखा रहा हूं ये एक कोशिका है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई गई। क्या पाई गई बाबू? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई गई। एक जो है उस कोशिका को हम बोलते हैं शुक्र जन कोशिका। क्या कहते हैं? शुक्रजन कोशिका कहते हैं। या कहीं कहीं पर बुक में लिखा हुआ है इसी शुक्रजन कोशिका को ही, कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे लिखा रहेगा शुक्र जननीय कोशिका। शुक्र जननीय कोशिका किसी किसी बुक में ऐसे भी देखने को मिलेंगे। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनियल सेल। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शुक्रजन कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रजन कोशिका। ये जो शुक्रजन कोशिका है प्यारे बच्चे, यही क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। नर शुक्राणु का निर्माण जो होती है ये शुक्रजननीय कोशिका, मतलब शुक्रजन कोशिका करती है। स्पर्मेटोगोनियल सेल कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, और ये जो एक कोशिका जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। देखिए ये जो शुक्रजन कोशिका होती है ये क्या करती है? जो नर युग्मक होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण करती है। अब उस शुक्राणु को जो होते हैं, ये जो सर्टोली जो कोशिका होती है उस शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। अब ये बताइए शुक्राणु है, ये जो शुक्राणु बना है, जो शुक्रजनक कोशिका, जो शुक्रजन कोशिका जो है, ये जो शुक्राणुओं को निर्माण करी है, जो बनाई है, उसको पोषण चाहिए ना। तो उसी पोषण को देने, उसको पोषण देने का कार्य जो है कौन करती है?
सर्टोली कोशिका करती है। सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है? कभी कभी पूछेगा आपसे कि सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है, तो सर्टोली कोशिका का कार्य ये होता है कि जो शुक्रजन कोशिका होती है, उस शुक्रजन कोशिका से जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उस शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिका जो होती है पोषण देने का कार्य करती है। तो सर्टोली कोशिका का क्या काम क्या है? पोषण प्रदान करना। किसको? शुक्राणु को। ठीक है, ओके। अच्छा, अब होता क्या है प्यारे बच्चे कि ये जो शुक्रजन नलिका जो होती है, ये जो शुक्रजनक जो नलिका होती है, ये जो विषड़ी जो पिंडक होते हैं, इससे जो है ये बाहर निकलने लगती हैं। क्या होती हैं? बाहर निकलने लगती हैं। सब की सब जो होती हैं धीरे धीरे जो है ये बाहर निकलने लगती हैं और एक दूसरे से जो है जा करके इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, मिल जाती हैं। एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। ठीक है, और मिल करके जो है ये सहायक नलिकाओं का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? सहायक नलिकाओं का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? सहायक नलिकाओं का कार्य करती हैं। अब मैंने आपको सहायक नलिका के बारे में बता रखा है। ठीक है, मैंने बताया था ना उनका सीक्वेंस। अगर आपको उस सीक्वेंस को अगर आपको याद होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अब क्या होता है, ये जो शुक्रजन नलिका होती है, ये जो शुक्रजनक नलिका होती है, ये वृद्धि करके जो होती है ये आगे बढ़ करके सारी की सारी शुक्रजन नलिका जो होती है एक साथ जो होती है जुड़ करके जो है क्या करती हैं? ये जुड़ करके जो है ना, रीट टेस्टिस का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है बाबू? रीट टेस्टिस का निर्माण करती है इससे निकल करके। रीट टेस्टिस, रीट टेस्टिस। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं रीट टेस्टिस ही बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं? ये मिल करके जो होते हैं रीट टेस्टिस का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? रीट टेस्टिस। अच्छा, सहायक सन नलिका का कार्य क्या होता है? तो सहायक नलिका का कार्य क्या होता है कि वृषण के अंदर जो बन रहे जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं को किसी तरह से जो है किसी तरह से यूरेथ्रा में पहुंचा देना ही क्या सहायक नलिका का कार्य होता है। सहायक नलिका का बस यही काम होता है कि जो बने हुए शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणुओं को किसी तरह से ले जा करके यूरेथ्रा जो है मूत्र मार्ग में जो होता है पहुंचा देना। ठीक है, बस इतना सा काम होता है उनका, और कोई काम नहीं होता है उनका। अच्छा, अब जो देखो, अब ये शुक्रजन जो शुक्राणु जो होते हैं वो कहां पर आते हैं? रीट टेस्टिस में। फिर ये रीट टेस्टिस जो होता है ये आगे बढ़ करके जो है ये क्या होता है? ये आगे बढ़ के जो है शुक्र वाहिका से मिल जाता है। किससे मिलता है बाबू? शुक्र वाहिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। शुक्र वाहिका से मिल जाता है। और ये जो शुक्र वाहिका होती है ये क्या होती है? ये आगे, ये शुक्र वाहिका जो है ये थोड़ी सी आगे बढ़ करके जो है ये अति कुंडलित जो होती है, अति कुंडलित संरचना वाले ठीक है वृषण से अधिवृषण से जाकर के मिल जाती है। किससे? अति कुंडलित संरचना वाले क्या होती हैं? अधिवृषण से जाकर के ये मिल जाती है। किससे मिलती है? अधिवृषण। अधिवृषण से क्या करती हैं? मिल जाती हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको अधिवृषण को क्या बोलते हैं हम लोग? इपीडीडाइमिस। ये क्या होती है? इपीडीडाइमिस से मिल जाती है। कौन? शुक्र वाहिका। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया। फिर ये जो अधिवृषण होता है ये क्या होता है? ये आगे जा करके अधिवृषण जो होता है ये आगे बढ़ करके जो है शुक्र वाहिका से मिल जाती है, शुक्र वाहिनी से मिल जाती है।
ये जो अधिवृषण होता है ये आगे बढ़ करके जो है शुक्र वाहिनी से क्या होता है, मिल जाता है। शुक्र वाहिनी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वास डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, शुक्र वाहिनी। और ये जो शुक्र वाहिनी है ये आगे बढ़ करके, शुक्र वाहिनी जो होती है ये थोड़ी सी आगे बढ़ करके जो है कहां पर, जो आपका यूरेथ्रा होता है वो यूरेथ्रा में जा करके खुल जाती है ना। यहाँ पर यूरेथ्रा में जा करके खुल जाती है, मतलब मूत्र जो है, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा में क्या होती है, जा करके मिल जाती है, खुल जाती है। ठीक है, ओके। तो क्या होता है, तो जो शुक्र जनक जो नलिका होती है इसके अंदर जो होती है, जो शुक्र जनक जो कोशिका होती है, जो शुक्राणुओं का निर्माण किया हुआ है वो इसी नलिका से होते हुए ये जा करके सब जो है, सब के सब ये कितने होते हैं, तो सर ये तो 250 होते हैं। तो 250 सोचिए। अब एक जो होती है विषणीय पिंडक में जो होती है 2 से 3 जो होती हैं क्या पाई जाती हैं, शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं। और ये शुक्रजनक नलिका से होती है, क्या होता है, शुक्राणुओं का जो होता है निर्माण होता है। ठीक है, और फिर ये शुक्राणु जो होते हैं इसी शुक्रजनक नलिका से जो है होते हुए जो होते हैं किससे जा करके मिल जाती हैं, रीट टेस्टिस से। और फिर ये रीट टेस्टिस शुक्रवाहिका से मिलता है, फिर ये शुक्रवाहिका जो है शुक्रवाहिनी से, फिर ये मूत्र मार्ग में मिल जाता है। कहाँ पर, मूत्र मार्ग में। तो ये धीरे धीरे जो होता है, सबसे पहले शुक्राणु जो होते हैं क्या होते हैं, ये रीट टेस्टिस के पास आते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं शुक्रवाहिका के पास, फिर शुक्रवाहिका से अति कुंडलित भीषणीय अधिभीषणी में मिलते हैं, वहां पर जाते हैं, फिर यहाँ से धीरे धीरे जो है शुक्रवाहिनी में आते हैं, फिर शुक्रवाहिनी से वो सीधे जो है कहाँ पर चले जाते हैं, मूत्र मार्ग में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो सहायक नलिका होती है उसका कार्य क्या होता है, तो किसी तरह से भीषण को मूत्र मार्ग में पहुंचा देना, बस उसका यही काम होता है और कुछ इसका कार्य नहीं होता है। ठीक है सर, अब हम जानेंगे कि जो हमारा जो सहायक ग्रंथियां जो होती है उनका कार्य क्या होता है, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे क्या सहायक ग्रंथियों का कार्य जो होता है क्या होता है। देखिए, जो सहायक ग्रंथि या जो होती हैं, ठीक, इनमें हमने आपको बताया था जो शुक्राशय होती है, शुक्राशय जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स। ये सेमिनल वेसिकल्स जो है यह जो है एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ का श्रावण करता है जो वीर्य का जो है अधिकांश भाग बनाता है। क्या करता है बाबू, जो वीर्य होता है उसका अधिकांश भाग बनाता है। कौन, वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। ठीक, ये जो वीर्य होता है इसका जो पीएच जो मान होता है प्यारे बच्चे, वो 7.3 से लेकर के 7.5 होता है। कितना होता है, 7.5 होता है ना। एक बार मैथुन की क्रिया में जो होता है 2.5 से लेकर के 4 मिलियन तक, कितने, 4 मिलियन तक जो होते हैं शुक्राणुओं का स्खलन होता है। मतलब हम कह सकते हैं 40 करोड़ जो होते हैं, 40 करोड़ जो होते हैं शुक्राणु जो होते हैं एक बार मैथुन क्रिया के दौरान जो होते हैं स्खलित होते हैं, निकलते हैं। 40 करोड़ या हम कह सकते हैं 400 मिलियन। क्या कह सकते हैं, 400 मिलियन। समझ आया। देखिए, जो वीर्य होता है इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.3 से 7 कितना होता है, 5 होता है। अतः ये जो होता है क्षारीय होता है। ठीक है, ये जो होता है ये निम्नलिखित रूप से 3 पदार्थों से क्या है, 3 पदार्थों से ये बना हुआ होता है। कितने, 3 जो है पदार्थ से मिलकर के बना हुआ होता है। जो
फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज बोलते हैं। ठीक। दूसरा जो होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिस होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिस, प्रोस्टाग्लैंडिस। और तीसरा जो होता है वो होता है सेमिनोजेलिन प्रोटीन। क्या होता है? सेमिनोजेलिन प्रोटीन, सेमिनोजेलिन प्रोटीन। ठीक है, इन्हीं से ये क्या होता है, मिल करके ये जो वीर्य होता है इसका निर्माण हुआ होता है। ठीक है, समझेंगे कि जो दूसरा हमारा जो पाया जाता है, कौन दूसरा क्या पाया जाता है? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, ग्रंथि इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, यह क्या करता है? यह एक दूधिया क्षारीय पदार्थ का स्रावण करता है जो लैंगिक जो होता है संवेदना के दौरान जो होता है, ये क्या करता है? मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता होता है उस अम्लीयता को पूरी तरह से निष्प्रभावी नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? पूरी तरह से निष्प्रभावी नष्ट कर देता है। और ये भी क्या करता है? ये भी जो होता है वीर्य का जो है 25 से 30% भाग का निर्माण करता है। 25 से 30% जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एंजाइम दूसरा आपका होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जैसे जैसे आपका होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और एक होता है एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो होते हैं ये प्रोस्टेट ग्रंथि में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि में जो होते हैं ये पाए जाते हैं। समझ आया? ओके। अच्छा, अब हम एक देखेंगे जो सबसे अंतिम में पाया जाता है। हमने आपको बोला था बल्बो यूरेथ्रल काउपर ग्रंथि, बल्बो
यूरेथ्रल काउपर्स ग्रंथि। देखिए, ये जो बल्बो यूरेथ्रल काउपर्स ग्रंथि है, ये क्या करती है, एक तरल जो होता है पदार्थ का स्रावन करती है, जो लैंगिक संवेदना के दौरान जो होती है, क्या लैंगिक जो होती है संपर्क के दौरान जो होती है, ये जो है ये एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ का स्रावन करती है। और ये चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ जो होती है, ये क्या करती है, जो मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता होता है उस अम्लीयता को पूरी तरह से क्या करती है, निष्प्रभावी कर देती है। और ये है लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। क्या करती है बाबू, लुब्रिकेशन में हेल्प करती है और तथा स्नेहक के तरह कार्य करती है। किसके तरह कार्य करती है, स्नेहक के तरह कार्य करती है। इस काउपर्स ग्रंथि का बस इतना सा काम होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो होता है, जो शुक्राणु होता है वो किस तरह से बनता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। आप जो है इस वीडियो को जो है पॉज कर करके जो है अपने खुद ही इसका जो है नोट बनाइए और लिखिए, पढ़िए। ठीक है।